हेलो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ी कि आप में किसी तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उस एरर को किस तरह ठीक किया जाए। उसके लिए ज़रूरी है हमें पता हो जीनोम में डीएनए किस तरह से अरेंज है, उसका सीक्वेंसिंग क्या है बेस पे उसका। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मेकअप की बात करते हो तो आप बोलते हो वहाँ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो एक सीक्वेंस है बेस पेयर्स का उसे आप बोलते हो डीएनए। ठीक है, तो वहाँ आप बोलते हो जेनेटिक मेकअप जो हुआ ऑर्गेनिज्म का, ये आपको दिख रहा है जेनेटिक मेकअप जो हुआ ऑर्गेनिज्म का वो क्या है, डीएनए सीक्वेंस पे बेस कर रहा है कि डीएनए सीक्वेंस क्या है। ठीक है, अब आप बात करते हो कि इस सीक्वेंस के लिए ये सीक्वेंस क्या है, इसको पता करने के लिए इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप कैसे बनाओगे। उसके लिए चाहिए आपके पास में एक टेक्निक्स हो, कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स हो जिसके थ्रू आप डीएनए को आइसोलेट कर सको, उसे क्लोन कर सको, और ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए जो डीएनए सीक्वेंस को डिटरमिन कर पाए कि उसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो इसीलिए लॉन्च हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में। ठीक है, अब बात आती है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को आप एक नाम और देते हो, आप उसे मेगा प्रोजेक्ट कहते हो। ठीक है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। इसको तैयार करने के लिए उस समय जो एस्टिमेट लगाया था, काफ़ी डॉलर उस पर एक्सपेंस हुआ, काफ़ी टाइम एक्सपेंस हुआ। अगर आप बात करते हो ह्यूमन जीनोम की तो आप बोलते हो ह्यूमन जीनोम जो है वो अप्रॉक्स कितना है, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स। ठीक है, और अब अगर इसकी सीक्वेंसिंग करनी है तो आप कॉस्ट अगर लगाते हो पर बेस पेयर, तो पर प्लस बेस पेयर कॉस्ट होगी $3 पर बेस पेयर, तो हो जाता है ये ऑफ कोर्स इसका एस्टिमेट 9 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी कहता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए कितना डॉलर खर्च हो गया, कितना टाइम लग गया, 13 ईयर्स लग गए। ठीक है, अब देखो जो इतना बेस पेयर प्रेजेंट है, 3 × 10⁹ बेस पेयर, अब इसकी अगर सीक्वेंसिंग करोगे तो आपके पास बहुत सारा डेटा होगा जिसे आपको क्या करना है, स्टोर करना है। तो उसको स्टोर करने के लिए भी आपके पास एडवांस टेक्निक्स होनी चाहिए। अगर आप बात करते हो बुक में स्टोर करने की, और आपकी बुक 1000 पेजेस की है, और अगर आप ईच पेज में 1000 लेटर्स तक लिखते हो तो भी आपको कितनी बुक चाहिए, 3300 बुक्स चाहिए। तब जाके आप एक सिंगल ह्यूमन सेल का आप डेटा स्टोर कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा, एडवांस टेक्निक्स होनी चाहिए। यहाँ जो डेटा क्रिएट होगा ऑफकोर्स बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा आपको मिलेगा, तो आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो भी हाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको एक हाई एक्यूरेसी की स्पीड वाली कॉम्पिटिशनल डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ गोल्स थे। वो गोल्स क्या क्या थे कि वहाँ आपको क्या क्या अचीव करना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आइडेंटिफाई करना है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से लेके और 25,000 तक आपको जीन्स देखने हैं ह्यूमन डीएनए में। ठीक है, कितने जीन्स प्रेजेंट। बात करते हो डिटरमिन करने की सीक्वेंस को, कि जो डिटरमिन करोगे सीक्वेंस वो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ह्यूमन डीएनए के मेकअप के लिए चाहिए क्या, वहाँ डिटरमिन करना है आपको 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स प्रेजेंट है। अब बात आती है जो इतने बेस पेयर्स प्रेजेंट है तो ये इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है डेटाबेसेस में। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए आपको ऑफ कोर्स एक इम्प्रूव्ड टूल्स की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके टूल्स इम्प्रूव्ड होने चाहिए तो आप डेटा एनालिसिस कर पाओगे। ओके, अब डेटा एनालिसिस हुआ, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अब इन टेक्नोलॉजीज़ को आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब आपको यूज़ करना है तो आपके लिए इसके लिए भी क्या होना चाहिए, ट्रांसफ़र करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए। आपने जीन निकाला और उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, इस तरह से आप किसी जीन को यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ एडवांस चाहिए। आप जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो उसके थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आपको अगर जीनोम का स्ट्रक्चर पता चल गया है, अगर आपके पास में जीन्स इस तरह के मिल गए हैं आपको जिनकी अच्छी बेनिफिशियल वैल्यूज़ हैं, तो आप उनको अदर सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कहा ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, कहाँ पे, अदर सेक्टर्स में, जैसे इंडस्ट्रीज़ में। ओके,
अब बात आती है, जब आप इस तरह का कोई वर्क करते हो तो कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं। वो सोशल हो सकते हैं, वो लीगल हो सकते हैं, वो एथिकल हो सकते हैं। अगर इस तरह के इश्यूज कोई अराइज हो रहे हैं तो ऑफकोर्स सबसे पहले आप उनको एड्रेस करो। दैट मीन्स उनको क्लियर करो इस प्रोजेक्ट से, तो प्रोजेक्ट आपका आगे बढ़ता है। ठीक है, अब बात आती है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ऑफकोर्स इसको 13 ईयर्स लगे, 2003 में जाके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। अब बात आती है यहाँ पे, जैसे आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हो तो इसी तरह से नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट है, साइनोरैप्टिटस एलिगेंस, ड्रोसोफिला, प्लांट्स में भी किया गया, राइस में और अरबिडोप्सिस में। इनकी भी सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। जो साइनोरैप्टिटस एलिगेंस है ये एक नीमेटोड है, लेकिन फ्री लिविंग है और नॉन पैथोजेनिक है। ये आपका जो नीमेटोड है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़। अगर ये दे रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि साइनोरैप्टिटस की बात कर रहा है और इतना उसके बारे में आइडेंटिफाई करवा रहा है आपको, तो आपके नेट के लिए भी ये ज़रूरी हो सकता है, नीट के लिए, सॉरी, अभी नीट के लिए ज़रूरी हो सकता है कि नॉन पैथोजेनिक नीमेटोड है। ये एक फ्री लिविंग है, नीमेटोड है लेकिन फ्री लिविंग है, क्योंकि बहुत सारे नीमेटोड्स ऐसे होते हैं जो क्या होता है, अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। अब बात आती है इम्पॉर्टेंट मेथडोलॉजीज़ की। मेथडोलॉजीज़ क्या कहती हैं? जब आप मेथड्स की बात करते हो, यहाँ दो मेजर अप्रोच है। एक अप्रोच तो कहता है कि देखो, फर्स्ट आप ये देखो, ईएसटी जो आपको दिख रहा है, ईएसटी दैट मीन्स होता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस टैग्स। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ आप बात करते हो आरएनए की, तो आरएनए में कुछ तो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, जिनको आप एक्सॉन्स और इंटरॉन्स कहते हो। ठीक है, इंटरॉन्स जो होते हैं वो क्या है, वो नॉन एक्सप्रेस सीक्वेंसेस है, वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करते। दैट मीन्स वो अपना रिजल्ट शो नहीं करेंगे, वो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है फर्स्ट अप्रोच में कि एक अप्रोच तो कहती है कि आप फोकस करो सभी उन जीन्स पे जो एक्सप्रेस कर रहे हैं आरएनए को। ठीक है, सेकेंड अप्रोच की बात जब आती है तो वो कहता है आप सिर्फ एक्सप्रेस सीक्वेंसेस को कोडिंग नहीं करो, आप होल सेट ऑफ जीनोम जो कंटेन कर रहे कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस, आप उन सब को क्या करो, उन सब की सीक्वेंसिंग करो। ठीक है, और उसके बाद में क्या करो, एनोटेशन। एनोटेशन का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। एनोटेशन होता है, आपने कोई सीक्वेंस पता किया, आप सीक्वेंस तो पता कर लिया, लेकिन आपको उसका फंक्शन भी पता होना चाहिए। इसको आप कहते हो एनोटेशन, कि आप डिफरेंट रीजन्स में जो सीक्वेंस प्रेजेंट है, सीक्वेंस के जो डिफरेंट रीजन्स हैं, आपको उसके बारे में विद फंक्शन आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये सीक्वेंस है या ये जो रीज़न है इससे क्या फॉर्मेशन होने वाला है। ओके, अब बात आती है सीक्वेंसिंग के बाद। आप सीक्वेंसिंग के लिए क्या करोगे, जो टोटल डीएनए है सेल का उसे आइसोलेट करोगे। फर्स्ट सीक्वेंसिंग में होता क्या है, सीक्वेंसिंग किस तरह की जाती है, तो सीक्वेंसिंग के लिए टोटल डीएनए को आप आइसोलेट करोगे सेल से और उसे कन्वर्ट करोगे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। अब बात आती है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की, क्यों, क्योंकि डीएनए का जो पॉलीमर है ये बहुत लॉन्ग पॉलीमर है। टेक्निकली यहाँ कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके कारण इतने लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए की आप स्टडी मुश्किल है। इसलिए क्या किया जाता है, टेक्निकली प्रॉब्लम होने के कारण यहाँ इसको स्मॉलर पार्ट्स में चेंज किया जाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स लिए जाते हैं जिन्हें आप कहते हो होस्ट। तो उन होस्ट में उसको क्या किया जाता है, क्लोन किया जाता है। आपने उसके डीएनए के साथ इंटीग्रेट कराया, अब वो अपनी कॉपी तैयार करेगा। अब वो अपनी कॉपी तैयार कर रहा है, दैट मीन्स वहाँ क्लोनिंग का प्रोसेस हो रहा है, वो क्लोन कर रहा है उन सब चीज़ों को। समझ में आ रहा है? एक बार फिर देखते हैं। जब आप सीक्वेंसिंग की बात करते हो तो टोटल डीएनए की बात करते हो जो सेल में प्रेजेंट है। अब उसको आइसोलेट करो, उसको रैंडमली उसको छोटे छोटे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करो। ठीक है, उसके बाद में उसे क्लोन होने के लिए एक सूटेबल वेक्टर देखो, एक होस्ट देखो, एक स्पेशलाइज्ड वेक्टर जो क्या कर सके, उसे क्लोन कर सके। अब जब क्लोनिंग होती है तो क्या हो गया, मैंने कहा था ना, उसके साथ उसका डीएनए क्लोन होता चला जाता है, तो एम्प्लीफिकेशन हुआ, यानी कि वो उसका अमाउंट बढ़ गया है। आपने जो सिंगल फ्रेगमेंट डाला था अब आपको उसके कई फ्रेगमेंट मिल गए। ठीक है, तो क्या होगा, ईच पीस ऑफ जो डीएनए फ्रेगमेंट होगा आप उसकी इजीली स्टडी कर पाओगे, क्योंकि आपको आपके पास
उस छोटे से डीएनए फ्रेगमेंट की बहुत सारी कॉपीज तैयार हो गई हैं। अब बात आती है, हमने बात करी थी स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स की। तो देखो स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स क्या हो सकते हैं। स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है आपका, ईस्ट हो सकता है। ये देखो, तो आप बोलते हो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, बैक्टीरिया यूज किया तो बैक्टीरियल और ईस्ट यूज किया तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब जो फ्रेगमेंट्स हैं इसकी सीक्वेंसिंग होती है। ठीक है, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स हैं। एक्चुअली इस मेथड को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक सैंगर ने। जो फ्रेडरिक सैंगर थे उन्होंने डिस्कवर किया और क्या किया, उसको डीएनए सीक्वेंसर के साथ उसको ट्रीट किया। तो क्या होता है, जो फ्रेगमेंट्स हैं वो सीक्वेंस होते हैं। सैंगर ने एक काम और किया था, सैंगर को जाना जाता है एक काम के लिए, और उन्होंने क्या किया था, अमीनो एसिड की जो सीक्वेंसिंग थी। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन होता है अमीनो एसिड्स की चेन। तो अमीनो एसिड्स की जो चेन थी वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उसको डिटर्मिन किया। ठीक है, तो एक सैंगर का एक काम तो था डीएनए सीक्वेंसर मेथड पे इन्होंने वर्क कराया। ठीक है, फ्रेगमेंट्स को तैयार किया। और सेकेंड उन्होंने क्या किया, यहाँ प्रोटीन के साथ वर्क किया कि अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग करी। अब बात आती है, ये जो सीक्वेंसेस हैं ये किस बेस पे, ये बेस होता है ओवरलैपिंग रीजन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो ओवरलैपिंग रीजन्स होते हैं ये क्या होते हैं, छोटे छोटे ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट हैं सीक्वेंसिंग के लिए। तो ये मेथड बहुत अच्छा है सीक्वेंसिंग के लिए, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग, ये दिख रहा है आपको। तो इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, जो ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स की जो काफ़ी जनरेशन्स हैं आपके पास, उनकी सीक्वेंसिंग इजीली हो पाएगी। सीक्वेंसिंग के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है अलाइनमेंट की। अब आप हम इसका अलाइनमेंट कर पाए ये मुश्किल है, इसीलिए आपको चाहिए कुछ कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम। तो इसके लिए स्पेशल कंप्यूटराइज्ड बेस्ड प्रोग्राम डेवलप किए गए कि वो इस पर काम कर पाए। ठीक है, तो वहाँ उन्होंने इस पर वर्क किया। अब ये जो समझ में आया, फ्रेडरिक सेंगर ने वर्क किया, ओवरलैपिंग रीजन्स लिए, फ्रेगमेंट्स लिए, किसके लिए, सीक्वेंसिंग के लिए। फिर उनका अलाइनमेंट देखा। अलाइनमेंट आप नहीं कर पाओगे, ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या किया, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम डेवलप किए। और देखो 24 क्रोमोसोम्स की जा चुकी है। 2006 में किया था लास्ट क्रोमोसोम जो था क्रोमोसोम 1, इसको कंप्लीट किया उन्होंने। अब जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़, एक ये लास्ट पॉइंट जो बचता है आपका, अनदर चैलेंजिंग टास्क था, ये था कि आपको जेनेटिक और फिजिकल मैप्स चाहिए जीनोम के। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, ये आपके लिए वर्क करेगा बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये क्या करता है, उसको रेंडमली डीएनए को सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। और एक बात आती है, कुछ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जिनको आप कहते हो माइक्रोसैटेलाइट्स। इसके बारे में आप स्टडी करोगे जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करोगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में स्टडी करेंगे तब देखोगे कुछ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, वो किस तरह हेल्पफुल होते हैं सीक्वेंसिंग में। अब इतना हमने देखा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कि कुछ गोल्स थे, किस तरह उनको अचीव किया गया। अब इसके फीचर्स क्या हैं, ह्यूमन जीनोम के कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं। आपने देखा किस तरह से अलग किया उन्होंने, आइसोलेट किया डीएनए को, फिर एक उसके फ्रेगमेंट्स तैयार किए। ठीक है, उसे एम्पलीफाई किया, एक बेस्ट आपने वेक्टर्स तैयार किए, क्लोनिंग। उसके बाद आप देख रहे हो सैलिएंट फीचर्स। तो देखो सैलिएंट फीचर्स कहते हैं कि ह्यूमन जीनोम बना है किससे, न्यूक्लियोटाइड बेसिस से। पर वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस कितने हैं, वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है 3164.7 मिलियन। ओके, अगेन 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट है एक ह्यूमन जीनोम में। जो एवरेज जीन है, एक एवरेज जीन बना है, एक जीन की बात करिए तो इसने एवरेज निकाला है उन जीन्स का, वो किससे कंसिस्ट होता है, वो 3000 बेसिस से कंसिस्ट हो सकता है। साइज ऑफ कोर्स वेरी कर सकता है क्योंकि इसने पहले ही कहा है ये एवरेज जीन कंसिस्ट की बात कर रहा है, तो साइज वेरी करता है बहुत ज़्यादा। लार्जेस्ट जो नॉन ह्यूमन जीनोम है वो है डिस्ट्रोफिन का। ये जो डिस्ट्रोफिन का है ये है 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट है, एक डिस्ट्रोफिन के जीन में 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स बहुत वेरी करेगा नंबर। ठीक है,
जो टोटल नंबर है जीनोम का वो एस्टिमेट किया गया, टोटल नंबर ऑफ जीन्स एस्टिमेट किया गया कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स है वो एस्टिमेट कितना हो सकता है, 30,000 हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो प्रीवियस एस्टिमेट इन लोगों ने किया था वो किया था 80,000 से लेके 1,40,000 जीन्स हो सकते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, जीन जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स है वो है 30,000। और उनमें से भी क्या है, क्या कहता है ये, उसमें से भी कहता है जो सेम है, क्या है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस सेम है सभी पीपल्स में 99.9%, ओके, 0.1% हटा है। तो ऑलमोस्ट जो न्यूक्लियोटाइड स्पेसेस हैं वो एग्जैक्टली सभी पीपल्स में सेम है, ठीक है। फंक्शन जो है वो 50% जीन्स जो डिस्कवर हो चुके हैं उनका फंक्शन तो अभी भी अननोन है कि ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें से भी 2% से भी कम जीनोम है जो प्रोटीन को कोड कर रहा है। टोटल जीनोम का 2% से भी कम क्या कर रहा है, प्रोटीन को कोड कर रहा है जीनोम। यहाँ रिपीटेड सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, काफ़ी लार्ज पोर्शन प्रेजेंट है ह्यूमन जीनोम में, जहाँ रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट है, बार बार कोई सीक्वेंस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब जो रिपीटेड सीक्वेंस हैं उसको आप कह रहे हो स्ट्रैचेस हैं ये डीएनए के, ठीक है। ये बार बार क्रिएट हो रहा है, नंबर रिपीटेड है, यानी कि बार बार यही आ रहा है, 1,000 to 100 to 1,000 टाइम्स ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और ये क्या कर रहा है, जो रिपीट हो रहा है सीक्वेंस, ये डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन को कोड नहीं कर रहा है, कोई कोडिंग फंक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, लेकिन देखो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इफेक्ट होगा, उसका डायनेमिक्स इफेक्ट होगी, और इवोल्यूशन पे क्या कर रहा है, ये फोकस कर रहा है। अब बात करते हैं कि क्रोमोसोम 1 जो है उसके पास सबसे ज़्यादा जीन प्रेजेंट है। जो क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1, उसके पास 2,968 जीन्स प्रेजेंट है, जबकि जो क्रोमोसोम नंबर Y है उसके पास में ओनली 231 जीन्स प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा जीन किसके पास में, क्रोमोसोम 1 के पास, और सबसे कम जीन किसके पास में, क्रोमोसोम Y के पास में, जो मेल के पास होता है क्रोमोसोम Y, सेक्स क्रोमोसोम, जिनको आप एलोसोम्स भी कहते हो, X एंड Y। तो ये वही Y क्रोमोसोम है जिसके पास क्या है, 231 जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका खत्म होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया अबाउट, बहुत अच्छी है, इसमें एक बहुत प्यारा सा वर्ड आया, स्निप्स। ये स्निप्स क्या कह रहा है, स्निप्स कह रहा है कि 1.4 मिलियन लोकेशंस तो ऐसी हैं जहाँ पे ओनली सिंगल डीएनए बेस पेयर का डिफरेंस है, एक सिंगल डीएनए बेस पेयर का डिफरेंस है। तो सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए का डिफरेंस है, इसलिए आपने कहा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड ने क्या कर दिया, पॉलीमॉर्फिज्म चेंज कर दिया। वो न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आया, थर्ड आया, देन फोर्थ आया। तो सिंगल पोजीशन पे चेंज आने के कारण आपने इसको क्या कहा, स्निप्स कहा। ऐसा ह्यूमंस में मिलता है, ठीक है बेटा। अब देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसने बहुत तगड़ा रिवोल्यूशन लाया। कैसे रिवोल्यूशन लाया, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, जब आपने जीनोम को ही सीक्वेंस कर लिया तो आपको पता चल गया ये नंबर क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम नंबर पे ये वाला जीन है जो अफेक्टेड है, इन्फेक्टेड है, किसी तरह से अफेक्ट हो रहा है। तो क्या करो, इस जीन को हटा दो और दूसरा जीन लगा दो, ऑफकोर्स। तो डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस पता हो पाई। आप ह्यूमन हिस्ट्री में ट्रेस कर सकते हो कि यहाँ क्या डिजीज है, कौन सी डिजीज एसोसिएटेड है ये। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कारण डेवलप हो पाया कि आप किसी अफेक्टेड जीन को हटा दो और उसकी जगह एक हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस करा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। ये आपका ख़त्म होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।